Good afternoon, sir. Good afternoon, Sakshi. थोड़ा सा जो है वो Yes, sir. हेलो लावण्या, एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो गया, वैसे नेटवर्क इशू था. सो ओके, लेट मी स्टार्ट. Okay, sir. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? Sir, line spectrum, energies of a stationary state, radii, etc., etc. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये भी पढ़ा था हमने. अच्छा, चलिए. तो हम लोग ने जो है हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा देखा था बेसिकली. और उसमें हमने अभी तक जो पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हो गया, जिसमें कौन कौन सी 5 टाइप की जो लाइंस है वो आपको मिलती हैं. Lyman, Balmer, Paschen, bracket or fund. लाइमन, बामन, पास्चर, ब्रैकेट एंड फंड, यानी लाल बाल पाल ने बुक फाड़ी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए लाइंस. तो इसमें जो लाइमन होती है वो n इज इक्वल टू 1 पे फिनिश होती है, जो बामर होती है n इज इक्वल टू 2 पे फिनिश होती है, जो पास्चर होती है वो n इज इक्वल टू 3 पे फिनिश होती है, एंड सिमिलरली ब्रैकेट n इज इक्वल टू 4 पे, एंड द रिमेनिंग है आपका फंड, वो किस पे होता है, n इज इक्वल टू 5 पे. फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने बोर के पोस्टुलेट्स पढ़े. बोर के पोस्टुलेट्स क्या थे? बोर के पोस्टुलेट्स से बेसिकली, अगर हम उन पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा एक बार एक रिवीजन के तरह पे Sir, अगर हम अगर देख, ground state पे खत्म होती है तो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट को n इज इक्वल टू 1 लेते हैं. ओके, Okay, ठीक है sir. तो यहाँ पर सो आपने देखा होगा कि एनर्जी लेवल फर्स्ट से ही काउंट किया जाता है, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 कुछ भी नहीं हो सकता. n क्या है Yes, sir. हमारा? बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी 0, क्योंकि ये साथ में क्या बताता है? शेल नंबर भी बताता है, यानी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल है. सो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई 0 नंबर का शेल जो है वो तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो ये जो सेल होगा n इज इक्वल टू 1 ही होगा, कभी n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. सो बोर के पोस्टुलेट अगर हम एक बार ब्रीफ में देख ले, तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था बोर का? कि द एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड. एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड. दूसरा क्या था पोस्टुलेट? कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो फिक्स्ड या कांस्टेंट. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम. थर्ड क्या था हमारा? कि कोई भी अगर ट्रांजिशन होता है तो उसकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है दो लेवल के बीच में, वो उसके जो उसके बिहाफ पे जो उसने जो एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी है उसके प्रोपोर्शनल होता है. तो डेल्टा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर, या एच सी बाई लेमडा. और यहाँ पर न्यू या लेमडा क्या है? अगर वो एमिशन हो रहा है यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन फ्रीक्वेंसी. और अगर ये लोअर से हायर में जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी. डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रांजिशन जो है वो कैसा हो रहा है, लोअर से हायर लेवल पे या हायर से लोअर लेवल पे. फोर्थ हमने क्या देखा था? एंगुलर मोमेंटम. जो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर वो किसके बराबर होता है? ये इट इज अ मल्टीपल ऑफ एनएच अपॉन 2 पाई. तो एनएच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है, जहां पर एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब इसी फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने दो तीन चीज फॉर्मूले देखे थे. सबसे पहला रेडियस का फॉर्मूला देखा था. वो क्या था? कि रेडियस जो nth ऑर्बिट की होती है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? n स्क्वायर a नॉट की. और जो a नॉट है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 52.9 पिकोमीटर. सिमिलरली हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था. एनर्जी क्या होती है? दैट इज 1 माइनस आर एच 1 बाई एन स्क्वायर. 1 बाई एन स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही ये जो सेगमेंट है इस चैप्टर का, ये आपके जेई और नीट के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से. तो वहां पर ये आपको बहुत हेल्प देगा. इसलिए मैं इसको एक बार फिर से, कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन न रह जाए. तो माइनस आर एच 1 बाई एन स्क्वायर. हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड हो जाएगा. और इसमें क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर.
तो ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़े थे यहाँ पे। माइनस आर एच की वैल्यू कितनी होती है, 2, मतलब सॉरी आर एच जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट पॉस्टुलेट हमने बोर का देखा था, वो लास्ट पॉस्टुलेट क्या था कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं एटम में जो मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यानी कि z के प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और ये किसके बराबर, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम दैट, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम। जितना दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। तो ये 5 पोस्टुलेट हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली का क्या अजम्पशन था कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो कैसा है, उसका बिहेवियर डुअल है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर दिया था इन्होंने, और इससे इन्होंने एक वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया कि वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, जिसको हम mv को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यानी कोई बहुत अगर टाइनी मास है और वो एक सफिशिएंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें जो है वेवलेंथ उसकी वो वेव नेचर वी कैन सी दैट। तो डी ब्रोगली ने किसको लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया था, दे यूज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ही observed that the beam of electron shows both interference and diffraction. तो interference and diffraction क्या है, these are the basic property of wave। तो अगर कोई भी मोइटी है जो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन शो कर रही है, तो वो क्या होगी, दैट विल बी अ वेव। तो वेव नेचर यहाँ से निकल गया, और मैटर और पार्टिकल नेचर क्यों है, क्योंकि इसमें मास है, जिसका मास है वो पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को हम एज ए पार्टिकल भी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से ये चीजें हो गई। इसके बाद हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, कि हम साइमल्टेनियसली किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसका मोमेंटम, ये साइमल्टेनियसली जो है हम नहीं बता सकते। अगर हम किसी भी एक चीज को प्रिसाइसली बताएंगे तो दूसरा जो है वो कैसा हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था कि डेल्टा एक्स, ये जो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन और मोमेंटम में, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन किसकी होती है, बताइए, h/4 पाई। इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। और इस मोमेंटम की अगर हम मास इनटू वेलोसिटी रख दें तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स फॉर्मूला इंटू कन्वर्ट होता है h अपॉन 4 पाई m में, m। क्योंकि मास कांस्टेंट होता है वो आपके राइट हैंड साइड में आता है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा था। तो इससे हमें ये पता चला कि जो बोर मॉडल के जो फेल्योर के पीछे जो मेन रीजन था वो क्या था, कि इट इग्नोर्स डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर as well as contradict Heisenberg uncertainty principle। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बोर मॉडल के फेल होने के पीछे क्या रीजन थे, तो ये रीजन आप जरूर लिखना। कौन कौन से रीजन, सबसे पहला तो कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा ये चीज कि ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को इग्नोर करता था। तो और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंट्राडिक्टरी था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कंट्राडिक्टरी क्यों था, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बोला था कि अगर हमें, जैसे बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये बताने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और पोजीशन, वेलोसिटी और पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में हमें पता होनी चाहिए। बट हमने यहाँ पे क्या देखा इस फॉर्मूले से, कि वेलोसिटी और पोजीशन जो है वो एक साथ निकल ही नहीं सकती प्रिसाइजली। तो यहीं से उन्होंने, हाइजेनबर्ग ने बोर मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया था कि जब वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ बता ही नहीं सकते, पोजीशन को, तो हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन नहीं कर सकते कि वेदर इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और इट इज मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर पाथ और इट इज मूविंग इन अ स्क्वायर पाथ। सो जब तक हम ट्रेजेक्ट्री नहीं डिफाइन कर पाएंगे, वी कैन नॉट से कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन और इन अ रोटेशनल मोशन।
सो यहाँ से हाइजेनबर्ग ने इनके प्रिंसिपल को कंट्राडिक्ट कर दिया था। अब हम लोग को पढ़ना है जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है आज के टाइम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दिस इज द मोस्ट accepted atomic model. ओके तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, कुछ चीजें पढ़नी है। इसमें एक बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, जिनका नाम था श्रोडिंगर, जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो कि इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को कहीं ना कहीं से डिफाइन करती है। तो आप सब लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। कोई मुझे बता सकता है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? आई थिंक ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो। ओके सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आप एक बार रिपीट कर दोगे? अच्छा, हम लोग जो डिस्कस करना है हमें, दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके और दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल। यहां तक क्लियर था? सुना था सबने? हाँ यस सर, यहाँ तक Yes, सुना sir. था। ओके सो इसके बाद इन्होंने क्या बात की, इन्होंने इस पे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, उनका नाम क्या था? इरविन श्रोडिंगर। क्या नाम था? इरविन श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर जो थे, उन्होंने इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया। बेसिकली क्या था कि बहुत सालों तक जो साइंटिस्ट थे उनमें टसल चलता रहा। साइंटिस्ट में क्या टसल था, कुछ कह रहे थे कि नहीं ये क्या कहते हैं जो मैटर है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ कह रहे थे कि इसको ये जो है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। तो उन्हें बहुत सालों में टसल चलता रहा। फिर क्या वो फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि ना हम जीते ना आप जीते, इसका जो है वो डुअल बिहेवियर होता है, यानी ये पार्टिकल भी है ये वेव भी है, और उसको मान करके आगे जो है आगे के मॉडल्स पे काम होने लगा। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था वो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स का ही एक एडवांस फॉर्म था। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, जो आप अपने 11th में अभी जो मैकेनिक्स में आप पढ़ रहे हो वो क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो मास होता है ऑब्जेक्ट का वो सफिशिएंटली लार्ज होता है कि वो न्यूटोनियन जो थ्योरी है उसको फॉलो करता है, या न्यूटन्स के जो लॉ है उनको फॉलो करता है। बट क्वांटम जो मैकेनिक्स है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही एडवांस वर्जन है। क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों आती है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो मास होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। ऑब्जेक्ट का मास जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जाते हैं। हाँ माइक्रो ऑब्जेक्ट, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और छोटे छोटे पार्टिकल जो है इनके बारे में हम डील करते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करने लगते हैं। बट यही अगर हम इसी क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में अगर हम मास को बहुत बड़ा ले लें तो यही क्वांटम मैकेनिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाती है? क्लासिकल मैकेनिक्स में। ओके तो अब यहाँ पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी? तो किसी भी सिस्टम के लिए जिसमें कि जो है एक एटम या मॉलिक्यूल हो जिसकी एनर्जी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो उसके लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। और उस इक्वेशन को तो आपसे कभी कोई पूछे श्रोडिंगर इक्वेशन तो हमेशा आपको इसका ये बेसिक फॉर्म में लिखना है, दैट इज एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। साई क्या है? साई एक जो है वो मोटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। और एच क्या है यहाँ पर? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ये क्या, अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? किसी भी फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं और उससे एक वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो जब ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे वर्क करेगा तो ये एक वैल्यू जनरेट करेगा जिसको यहाँ पर इन्होंने एनर्जी लिया। तो अगर हम वेव फंक्शन पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अप्लाई करें तो उससे जो मैग्नीट्यूड या जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किसके बराबर होगी? एनर्जी के बराबर। तो यही हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यार साई से साई कट क्यों नहीं जाता। भाई सबके दिमाग में आना चाहिए कि साई से साई काट दो, एच कैप इज इक्वल टू ई। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन है, ये एक ऑपरेशन हो रहा है और उस ऑपरेशन का ये रिजल्ट है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है।
तो ये साई जो है, ये साई एसोसिएटेड है इस एच कैप के साथ। तो ये समझ लो कि एक ब्रैकेट के अंदर सब कुछ चल रहा है, और ये साई अकेला नहीं है कि आप इसको ई साई से काट दो। तो साई जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है इस ऑपरेशन के बाद, बट इसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो एनर्जी की वैल्यू निकल रही है। तो हमें इसको बस थोड़ा सा इस तरीके से समझना है कि ये जो है आपका, ये आपका जो वेव फंक्शन है, ये इस पे जब भी किसी भी फंक्शन पे, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन पे अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर एक्ट करता है तो उससे एक वैल्यू जनरेट होती है जो कि उसका मैग्नीट्यूड होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसकी वैल्यू देता है? तो किसकी वैल्यू देता है? एनर्जी की। तो अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? एनर्जी की वैल्यू। तो एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। साई क्या है? हमारा वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन बेसिकली ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ प्रेजेंट है। सो साई आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स विच एक्सप्लेन कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो समझ में आया साई का क्या सिग्निफिकेंस है? Psi tells about the position of psi is wave function and it tells about the position of electron in an atom. Coordinates basically. अच्छा, इसमें जो एनर्जी निकलती है ये क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों हैं तो उनके बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन एनर्जी होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी और या अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और भी कई इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो हम उसको बोलते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो कि यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी होती है, हम इसको यहाँ पर देख लें एक बार। सो जो E है, इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है अंदर वो मूविंग है तो उनकी जितनी भी सबकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम उसको कंसीडर करेंगे। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से अटैच है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एक होती है रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। सो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है? सो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी एंड अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। तो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में होगी? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे। ऐसे ही अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में होगी? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि बोथ आर अपोजिटिवली चार्ज। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो एनर्जी है ये किसका समेशन होता है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है कि द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू द आफ्टर द सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन इज बेसिकली, तो इट इज द समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एन एटम, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में भी दोनों पोटेंशियल, रिपल्सिव पोटेंशियल या अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपसे दोनों को बाइफरकेट करके भी पूछ सकता है या दोनों को साथ साथ रख के भी पूछ सकता है। तो ये तो हो गया हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के साथ कैसे रिलेट किया था इन्होंने, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा सिंपल था। तो जब श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो उसका सोल्यूशन है वो, उसमें जितने भी एनर्जी लेवल हो सकते हैं, जितनी की पॉसिबिलिटी है और कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको, ये सारा कुछ जिस फंक्शन के थ्रू उन्होंने डिफाइन किया उसको किससे उन्होंने कोरिलेट किया? वेव फंक्शन, उसको बोला वेव फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कैसे किस किस एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये वैल्यू कहाँ से मिली? वेव फंक्शन से मिली। तो हम लोग यहाँ देख लें श्रोडिंगर, इनका नाम है श्रोडिंगर, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। कहीं पर भी कोई डाउट हो तुरंत रोक करके आप लोग पूछ लीजिएगा, इसीलिए मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है। ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में सबसे पहले चीज क्या बोली कि एनर्जी लेवल एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये किस चीज से पता चलता है? साई से। और साई को हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन।
ये मैंने आपको बताया था, इट टेल्स अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड 2-3 जो चीजें हैं वो हमें पढ़नी होंगी कि वो कौन कौन सी होती हैं जिसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक चीज हम पीछे बोर के मॉडल में ही पढ़ चुके थे जिसको आगे कैरी किया गया कि क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्वांटाइज मतलब जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है। क्वांटाइज का मतलब होता है जिसकी एनर्जी को हम फिक्स कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। सो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जो है उनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और श्रोडिंगर ने ही जब हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया तो इन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी एनर्जी लेवल की पोजीशन के लिए कुछ क्वांटम नंबर्स होती हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली किसके सॉल्यूशन है? दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। सो क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद क्या होता है? सेकंड क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या होता है इसमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द फोर्थ वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है और कैसे निकालना आता है ये भी पढ़ना है। तो अभी हम अपना जो हाइड्रोजन एटम है इसको खत्म कर ले कि जो हाइड्रोजन एटम के ही बेसिकली इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल निकाले गए। तो क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा सर एक बार लास्ट वाला टॉपिक फिर से समझा दीजिए, वो मेरी वही चली गई थी। ओके, लास्ट वाला जो बेसिकली मैंने कुछ ऐसा अभी एग्जैक्ट बोला नहीं है। आप कहाँ तक थे मुझे बताओ तो फिर मैं उसके आगे बता दूं। आपने सिर्फ 3 नंबर लिखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके बाद वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम। तो बेसिकली 4 काइंड के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही निकलते हैं। तो अभी हमें इनको डिटेल में पढ़ना है तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ लें कि वो कैसे कैसे क्या क्या रिलेट करता है श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो देखो आपकी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो वेव फंक्शन है ये क्या है? इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। क्या है ये? मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि जो वेव फंक्शन है साई हमारा, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। और ये किसको डिफाइन करता है? इट डिफाइंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इट्स नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी ये किसी और चीज को नहीं बताता। ये सिर्फ एक डेटाबेस है जो कि ये बता रहा है कि ये कोऑर्डिनेट्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है। तो साई की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। बट यहीं पर एक टर्म आता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, साई स्क्वायर, तो साई स्क्वायर जब हम कर देते हैं तो ये फिजिकल टर्म बन जाता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए बता दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो साई क्या है? वेव फंक्शन है। और जबकि साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है आपका। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो ये सर। ठीक है, तो साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जिसकी वैल्यू क्या होती है? वो डिफरेंट डिफरेंट होती है एटम में, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, सो साई स्क्वायर बेसिकली क्या बताता है कि कहां पर डेंसिटी मैक्सिमम है। तो ऑर्बिटल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो ऑर्बिटल को डिफाइन करने की एक डेफिनेशन होती है। अगर हमें ऑर्बिटल को डिफाइन करना है
So orbital को we can say orbital is an, orbital को अगर हमें define करना है तो it is a three-dimensional space, three-dimensional space where the probability of finding electron is maximum. तो ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. So three-dimensional space where the probability of finding electron is maximum is called orbital. एक क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. तो कोई बता सकता है मुझे क्या डिफरेंस होगा? ऑर्बिट मेन शेल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स उसके सब शेल. बताइए. ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिनको यूज किया था बोर ने अपने मॉडल में कि दे आर द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स, या इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ्स एंड दीस सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा है. सो ऑर्बिटल इज अ थ्री-डायमेंशनल स्पेस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो ये हमें याद रखना है. साई और साई स्क्वायर में डेफिनेशन डिफरेंस पूछ लेता है, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि साई क्या है हमारा. 2D और 3D का डिफरेंस है, वो 2D होता है और ये 3D होता है. ऑर्बिट जो है वो 2D स्पेस है और जो ये है वो 3D स्पेस है. तो एक स्पेस जो आपको आपकी कई सारी रिफ्रेशर बुक जो है जहां पर या आपके हो सकता है स्कूल में भी जो पढ़ाया हो टीचर ने, तो सबसे पहले वो यही शुरू करते हैं कि ऑर्बिट इज ए 2-डायमेंशनल स्पेस, ऑर्बिटल इज ए 3-डायमेंशनल स्पेस. सो बेसिकली ऑर्बिट है वो सर्कुलर पाथ्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मूव अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल. But orbital is the place where the probability of finding electron is maximum and it is a three-dimensional space. ये शायद आपके ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस कहीं पर दिया है आपके बुक में बॉक्स बना करके. ये देखिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ एनसीईआरटी. ये दिखा है ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इट्स इंपॉर्टेंस. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर नॉट सिनोनिमस. एन ऑर्बिट एज प्रपोज्ड बाय बोर is a circular path around the nucleus in which an electron moves. A precise description of this path of the electron is impossible according to Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle ने क्या बोल दिया था कि इस तरह के सर्कुलर पाथ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज कोई भी पार्टिकल अगर मूव है तो हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते. तो बोर ऑर्बिट देयरफॉर हैव नो रियल मीनिंग. तो बोर ऑर्बिट जो क्या है वो बेसिकली फेल्ड कॉन्सेप्ट है, have no real meaning and their existence can never be demonstrated experimentally. So an atomic orbital on the other hand is a quantum mechanical concept and refers to the one and its value depend upon the coordinates of electron psi, has by itself no physical meaning, so it is a square of wave function that is psi square which has physical meaning. तो ऑर्बिटल को अगर हमें डिफाइन करना है तो किससे डिफाइन करेंगे? साई स्क्वायर से, क्योंकि साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है. तो देखो इसी बॉक्स के अंदर उसने साई और साई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन जो है वो आपसे बता दिया है. तो साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंशिएशन है कि साई की कोई फिजिकल मीनिंग सिग्निफिकेंस नहीं है. साई जो है वो क्या है, वो बेसिकली आपका वेव फंक्शन को बताता है, और वेव फंक्शन भी क्या है बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ. सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन जहां पर है उसके कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है. तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको बताने का काम क्या करता है? वेव फंक्शन करता है. और कहां पर ये इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो कौन बताता है? साई स्क्वायर. तो साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड साई इज, तो साई स्क्वायर की फिजिकल मीनिंग है बट साई की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. तो ये जो है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. तो ये हमें याद रखना है. जैसे वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा. क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि एन ऑर्बिट इज लिख देगा कि इन
structure of, if we deduce the structure of atom, then according to different atomic models वो थ्योरी पूरी बनाएगा. An orbit is, और सबसे पहला ऑप्शन ही आपको दे देगा 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. अब क्या होता है, हमारी आंखें, हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं, तो ऑर्बिट कब ऑर्बिटल हमारी आंखों को दिखने लगता है हमें पता नहीं चलता है. तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऑर्बिट पूछा गया है या ऑर्बिटल पूछा गया है. तो अगर ऑर्बिटल पूछा गया है तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, बट अगर ऑर्बिट पूछा गया है तो वो सर्कुलर पाथ होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मूव. तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा. तो अब श्रोडिंगर मॉडल जो है वो बेसिकली इन्हीं सारी चीजों को बताता है. और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये एक्सेप्टेड क्यों था, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल था. जैसे बोर्स मॉडल सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइट. श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी थी, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो इनका सोल्यूशन हो जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो वो आपके लेवल की चीज नहीं है, इसलिए जस्ट उसको उसने ये एक्सप्लेन करके छोड़ दिया है कि हम इससे जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हम एग्जैक्टली तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेट मेथड लेकर के हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो इससे हम क्वांटम, और इसी के बेसिकली फिर क्वांटम नंबर उन्होंने डिड्यूस किया और क्वांटम नंबर से बताया कि अगर हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिफाइन करना है तो हम क्वांटम नंबर से उनको डिफाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो एनसीईआरटी में मैं एक चीज ये शेयर कर देता हूँ कि आपका एक ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ है. खैर ग्रीन बॉक्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट तो होते नहीं है, बट चूंकि ये कॉन्सेप्ट है और आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए मैं इसको आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली क्या क्या है. बहुत ज्यादा हम इसको इंडल्ज नहीं होंगे क्योंकि ये हायर लेवल की चीजें हैं, बट एक तब भी एक नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास होना चाहिए. सो इम्पोर्टेंट फीचर जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थे वो क्या थे. तो सबसे पहला देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड. ये बोर का ही कॉन्सेप्ट था जिसको उन्होंने कैरी किया. हम लोग बोर में ये चीज पढ़ चुके थे कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो कांस्टेंट होती है, दैट डू नॉट चेंज विद टाइम. तो जो पहला कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो तो एक्सटेंशन है बोर मॉडल का. सेकंड कॉन्सेप्ट देखो इन्होंने क्या बोला कि जो एग्जिस्टेंस है क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का, वो डायरेक्ट रिजल्ट है वेव लाइक प्रॉपर्टी का. यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम उसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, वेव फंक्शन से डिफाइन कर रहे हैं. तो वेव फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एनर्जी लेवल है वो किसके कॉन्सिक्वेंस है, वेव नेचर ऑफ मैटर के. कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो वेव प्रॉपर्टी के वजह से जनरेट हुए, और वेव प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी. तो ये इनका सेकंड पोस्टुलेट था. थर्ड पोस्टुलेट जो था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लेकर के था कि बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom cannot be determined simultaneously. Heisenberg uncertainty principle है. So path of electron in an atom can never be determined. तो quantum mechanical model का concept क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन के पाथ को कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफाइन करने जाएंगे तो इट विल बी अ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल जो है वो विद प्रूफ जो है वो इफेक्टिवली, मतलब प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूव कर दिया था, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में देखे थे. फिर जो फोर्थ इसमें पोस्टुलेट है वो क्या है, साई को लेकर के, कि एटॉमिक ऑर्बिटल में साई क्या है, वेव फंक्शन है, और उसी को नीचे इन्होंने साई स्क्वायर को डिफाइन किया है कि साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है. तो ये बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका कि जो एग्जिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टी की वजह से जो एनर्जी लेवल का एग्जिस्टेंस. थर्ड इसने हाइजेनबर्ग को ले लिया कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते. चौथा इन्होंने वेव फंक्शन को डिफाइन किया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और पांचवा किसको डिफाइन किया, साई स्क्वायर को, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. इसमें किसी को कोई डाउट, एनीवन हैज कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़े. किसी कंफ्यूजन कोई? अरे सब समझ में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो डाउट होगा. नहीं सर. नहीं है अरे सर. वाह, तो नई जनरेशन लिटरली वेरी टैलेंटेड. हम लोग को तो सब कुछ समझ में नहीं आता था, तो हम लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते थे. चलिए अच्छा, तो हम लोग वापस अपने इस पे आ जाते हैं.
बोर्ड पे और हम लोग क्वांटम नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सो क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें, शेयर स्क्रीन कहाँ गई हमारी, तो आज मेरा फास्ट है तो थोड़ी सी एनर्जी आप लोगों को कम लग सकती है मेरी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, वैसे लग ही रही थी। हाँ, लग कोई नहीं रही? नहीं सर। अच्छा ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग जो है वो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसके हमने थोड़ा सा अभी पीछे जिसका देखा था। तो बेसिकली हमने देखा था 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, n से, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखें तो ये किसको डिफाइन करता था, बेसिकली हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या था, -RH1/n²। तो ये n देखो, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था n, और ये किसको डिफाइन कर रहा था, एनर्जी को। और दूसरा किसको डिफाइन कर रहा था, ये रेडियस को डिफाइन कर रहा था, n²a0। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इन दोनों को डिफाइन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट टेल्स अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट शेल, ठीक है। किसी भी शेल की साइज और एनर्जी को ये डिफाइन करता है। क्लियर है? कैसे? कि भाई मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये शेल्स हैं, एक शेल, ये सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल। तो इनका साइज मतलब ये हो गया इनका साइज, और इनकी एनर्जी दोनों ही किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द साइज एंड एनर्जी। और n इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, k शेल बोलते हैं। n इज इक्वल टू अगर 2 होता है तो हम इसको l शेल बोलते हैं। n इज इक्वल टू 3 होता है तो हम इसको m शेल बोलते हैं। ये जानने की जरूरत इसलिए कि कभी कभी बोल देता है n की वैल्यू नहीं देता, बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन l शेल। तो l शेल में आपको पता होना चाहिए, KL-Mn से ही चलते हैं, n इज इक्वल टू 4 तो n शेल में आ जाएगा ये। तो इसी तरीके से k से शुरू होकर के L-Mn-O तक ये चलते रहते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 को हम इस तरीके से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिफाइन करता है, साइज और एनर्जी को। दूसरा क्या है, ये फॉर्मूले से जो इसकी एनर्जी और रेडियस दोनों इस n को यूज करके निकाल सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और वी कैन कॉल दिस सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो होता है L। हम स्मॉल l से इसको डिफाइन करते हैं, ओके। और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, कोई मुझे बता सकता है अगर आप लोगों में से किसी ने पहले पढ़ा है इसको तो? माइनस से पॉजिटिव तक, मतलब हाँ, कहाँ से कहाँ तक? इसकी एल की वैल्यू माइनस ऑफ 0 to n-1। अगर हम इसको देखें तो हम इसको 0 to n-1 कह सकते हैं। जैसे मान लो सपोज n की वैल्यू हमारी 3 है, तो उसके लिए l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, एक तो 0 हो जाएगी, और टिल n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2, तो 0 1 2, तो 3 वैल्यू हो सकती है। सपोज n इज इक्वल टू 4 है, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, यानी 0 से लेकर के 3 तक। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, 0 1 2 एंड 3। समझ में आया? तो जो वैल्यू है वो कहां तक होती है, 0 से लेकर के n-1 तक। तो जो l की वैल्यूज हैं इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये कहां से कहां तक होती है, 0 to n-1। अच्छा, इनको हम बोलते हैं सब शेल। पहले वाले को हमने, जो n है वो किसको डिफाइन करता है, शेल्स को, और जो l है ये किसको डिफाइन करता है, सब शेल को। तो सब शेल बेसिकली कौन कौन से होते हैं हमारे, S P D F। सर क्लियर है? ये एल वाला नहीं समझ आया। कौन सा? एल वाला 0 to n-1। किसी भी n वैल्यू के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि n इज इक्वल टू 5 के लिए
for n is equal to 5, how many L value will be there? तो क्या आंसर हो जाएगा? L वैल्यू कितनी होंगी? 0 to n माइनस 1, और n यहाँ कितना है? 5 है। तो अगर हम देखें तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 0 से लेकर के 4 तक सारी L वैल्यूज होंगी। तो 0 1 2 3 4। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो। सपोज हम n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए L की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0 to n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, यानी कि दैट इज 1। तो इसके लिए जो दो वैल्यू हो जाएंगी L की, हो जाएंगी 0 और 1। अच्छा, L की जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है 0 1 2 3 4। तो 0 करेस्पॉन्ड होता है S सब शेल के लिए, 1 होता है P सब शेल के लिए, 2 होता है D सब शेल के लिए, 3 होता है F के लिए, और 4 होता है G के लिए। ओके, सो SPDFG इस तरीके से। तो अब देखो n इज इक्वल टू 2, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल में कौन कौन से होंगे? तो 0 और 1, यानी कि इसमें 2s ऑर्बिटल, 2s सबशेल होगा और 2p सबशेल होगा। यही होता है, यही हमने पढ़ा है, 1s2 2s2 2p6, और उसके बाद 3s शुरू हो जाता है। तो 3 में कौन कौन से आ जाते हैं? s आ जाता है, p आ जाता है और d आ जाता है। तो अगर हम n इज इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to n माइनस 1, यानी 0 1 2। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? SPD। तो अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो हमें पता है हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3s 3p 3d, बट 3f नहीं होता। तो 3f नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। जैसे 4 में f भी आ जाता है, क्योंकि 4 में n इज इक्वल टू 3 तक हो जाएगा, तो 3 भी लाइव हो जाएगा। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? बताइए, डाउट है तो? ओके, तो L वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम n से निकाल सकते हैं। किसके बराबर होती है? 0 to n माइनस 1। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हमारे क्या है? सब एनर्जी लेवल, या इनको क्या बोलते हैं? सबशेल बोलते हैं। वी कॉल्ड इट सबशेल और सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है? तो अगर हम S की बात करें तो S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। S सबशेल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। अगर हम P की बात करें तो P कैसा होता है? डंबल शेप, ठीक है? तो डंबल शेप कैसे हो जाता है? लाइक दिस। और अगर हम D की बात करें तो D कैसा होता है हमारा? डबल डंबल। इस शेप में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। सो ये बेसिकली डबल डंबल इस तरीके से हो जाता है। और जो F का होता है वो कैसा होता है? इररेगुलर शेप होता है, तो उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या दे सकते हैं? जैसे हमने बोला था कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल। तो वैसे ही अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप ऑफ द सेल। क्या बताता है? शेप ऑफ द सबशेल, ठीक है? या जो ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसा है? तो n बता रहा है साइज और एनर्जी, और L क्या बता रहा है? शेप। तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं इनको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये उसकी वैल्यू होती है -L टू +L। ओके, तो -L टू +L के बीच में ऑब्वियसली बात है क्या आ जाएगा? 0 भी आ जाएगा। -L टू +L, ये पूरी रेंज होती है। तो ये है। और दूसरा क्या होता है? इसकी टोटल वैल्यू, यानी 2l+1, जो किसके बराबर होती है? 2l+1। तो अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं, तो वो किसके बराबर होंगे? 2l+1 के। और कौन कौन से हैं? तो वो क्या होगा? -L टू +1। जैसे मान लो कि L की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, यानी कि आपको F ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू निकालनी है। तो F ऑर्बिटल के लिए टोटल M की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 2l+1। तो ये तो टोटल हमें पता चल गया कि हमारी टोटल वैल्यू हो गई 2 × 3 + 1, दैट इज 7।
बट अब हमें क्या जानना है कि कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो अब कौन कौन सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगी, -L to +L, तो L या माइनस है 3 है, तो -3 -2 -1 0 +1 1 +2 2 +3, ठीक है। ऐसे अगर L इज इक्वल टू 2 हम ले लें, दैट इज D सब शेल के लिए, तो D के लिए क्या हो जाएगा, जो टोटल वैल्यूज हो जाएंगी वो 2L + 1 के हिसाब से 5 हो जाएंगी, और -L से +1 में पता चल जाएगा मैं कौन कौन से, तो -2 -1 0 +1 और +2। तो ये तरीका होता है निकालने का। अच्छा, डायरेक्ट हम n से भी m को निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी हम m को निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर अगर मैं m को निकालना है तो हम n से भी निकाल सकते हैं, किसके बराबर होती है, n² के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, n² के बराबर। जैसे मान लो कि हमारा जो n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 में हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, सिर्फ 2s होता है और 2p होता है, क्लियर है। यानी एक L जो है वो 0 है और एक L क्या है, 1 है। तो L इज इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो एक ही होगी 0, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 2L + 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 2p के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L + 1, ये कितनी हो जाएगी, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो टोटल कितनी हो गई, 3 + 1 4। और हम डायरेक्ट भी यहाँ फॉर्मूले निकाल सकते हैं, हमें n = 2 के लिए निकालना, तो 2 का स्क्वायर भी क्या हो गया, 4 हो गया। अब जैसे मान लो हम n = 3 की बात करें, तो n = 3 में कौन कौन सी l वैल्यूज होती हैं, 0 1 और 2, यानी s p और d। तो s के लिए l = 0 के लिए m की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। l = 1 के लिए m की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और 2 के लिए कितनी हो गई, 5 हो गई। तो टोटल कितना हो गया, 5 3 8 और 1 9। तो डायरेक्ट हम यहाँ से n² करके निकाल सकते हैं, तो m = 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बेसिकली हमारे 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो -L to +L, दूसरा क्या है 2L + 1 अगर हमें टोटल निकालना है, और ये अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो n²। तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले जिनसे हम m को डिफाइन करते हैं। तो m देखो अब क्या, अच्छा m की वैल्यू l जो होता है वो क्या होता है, l अगर हम 1 ले रहे हैं यानी p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल के लिए देखो m की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो इसलिए आपने सुना होगा कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। ये पढ़ा है सबने कि देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, px py एंड pz। यानी अगर जो हमारा जो डंबल शेप है वो अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है लाइक दिस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, px। अगर वो लाई कर रहा है y एक्सिस पे तो वी विल से इट py। और अगर वो z एक्सिस पे है तो हम इसको क्या बोलेंगे, pz। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब ये किस चीज को बता रहा है, n जो था वो किसको बता रहा था, साइज एंड एनर्जी को। l जो था वो किसको बता रहा था, शेप को। और यहाँ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसको डिफाइन कर रहा है, ओरिएंटेशन। किसको डिफाइन कर रहा है, ओरिएंटेशन। कि जो हमारा शेल है वो x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है कि y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है कि z एक्सिस के अलोंग। तो m किसकी बात करता है, ओरिएंटेशन की। तो अगर हम n l m को डिफाइन करना हो तो n डिफाइंड साइज एंड एनर्जी, l डिफाइंड शेप एंड m डिफाइंड ओरिएंटेशन। साइज शेप ओरिएंटेशन, तो दिस इज द एक, अगर हमें n l और m को एक साथ याद करना है तो हम इसको बोल सकते हैं साइज शेप ओरिएंटेशन। तो साइज शेप एंड ओरिएंटेशन, तीन चीजें जो है हमें इन तीनों क्वांटम नंबर से मिलती है। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें कुछ, नो सर। ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके पहले एक इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर हमारा है s, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर है हमारा या स्पिन क्वांटम नंबर, तो क्या होता है किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक अपर स्पिन में एक लोअर स्पिन अपोजिट स्पिन में होता है। तो अगर स्पिन क्लॉकवाइज है तो हम उसको बोलते हैं, उसको हम +½ से डिफाइन करते हैं। और अगर स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अर्थ। जैसे हमारी अर्थ क्या है, अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। तो वो एक्सिस पे किस तरीके से रोटेट कर रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे तो हम उसका स्पिन क्या ले लेंगे, +½ और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम उसको क्या ले लेंगे,
माइनस हाफ। तो ये बेसिकली जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी दो वैल्यू होती है। तो अगर हमारा जो फ्लिप है वो अपसाइड है तो हम उसको प्लस हाफ कह देते हैं, और अगर डाउनवर्ड है तो उसको माइनस हाफ कह देते हैं। क्लियर है? किसी को इनमें कोई डाउट? इन चारों क्वांटम नंबर में किसी को कोई डाउट नहीं है? तो फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लगवाता हूं और उसके बाद कुछ अदर एग्जांपल भी लगवाऊंगा। तो देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2.17 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। क्या आंसर हो जाएगा? 9। 9, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला में क्या पता है, m इज इक्वल टू n स्क्वायर। n²। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो अब देखो यहाँ पर इसने 3 दे रखे हैं, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको मैं आपको करके बता देता हूँ, आप मुझे बस डेटा बताते रहना। प्रॉब्लम कौन सी है ये? 2.18। 18। तो पहला डेटा क्या दिया है, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। 1। तो n इज इक्वल टू 2 को 2 लिख दिया, और l इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, p के लिए। तो ऑर्बिटल क्या हो गया, 2p हो गया। नेक्स्ट क्या दिया डेटा, n is equals to 4, l is equals to 0। क्या हो जाएगा ये, सिंपली 4s हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल n सीधे आ गया। और नेक्स्ट क्या है, n is equals to 5, l is equals to 3। l इज इक्वल टू 3। तो l इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, f ऑर्बिटल के लिए। तो क्या हो गया ये, 5f हो गया। क्लियर है? यस सर। सिंपल है। यस अब देखो यहाँ पर एक और जो है है, सर, एक और है, वो क्या है, n is equals to 3, l is equals to 2। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, यही है। यस सर, 3D। तो ये क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है वो देखो। आपसे क्या बोलेगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम, इसके लिए जो ऑल कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, आप दोनों में से कोई सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को? अच्छा, मैं पहले एक करके बता देता हूं, फिर आप बताना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दूंगा, बाद में करूंगा, और अगर आता है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको क्या देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, 3s1 में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन कैसे होगा, अपसाइड होगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3s1 के लिए जो है वो चारों की चारों क्वांटम नंबर्स निकालनी है। तो चारों की चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगी, देखो आप, n तो है, क्लियर कट है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3। s है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0। अब बात आती है m की वैल्यू। तो m की वैल्यू भी क्या 9। होती है, 0 होती है l के लिए। अगर l 0 होता है तो m भी क्या होता है, 0 होता है। 0। ठीक है, क्योंकि ये -L2 प्लस l है, -L2 प्लस l। तो माइनस, जब l ही 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो ये m भी क्या हो जाएगा, इसलिए 0, और s क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो हो जाएगा वो, अगर सपोज यहाँ पर होता है कि मैग्नीशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप ऑल द 4 क्वांटम नंबर निकालो, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, और 3s1 की जगह क्या हो जाता है, 3s2 हो जाता। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन तो अपवर्ड होता, दूसरा कैसा होता है, डाउनवर्ड। देखो बाकी तीनों सेम होती इसकी क्वांटम नंबर, यानी n इज इक्वल टू 3 ही होता, l इज इक्वल टू 0 ही होता, और m इज इक्वल टू 0 ही होता।
बट जो आपका S है वो अब यहाँ पर क्या हो जाता, चेंज हो जाता, ये Negative. क्या हो जाता, -½ हो जाता। क्लियर है? Yes sir. अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल द 4 काउंटर नंबर निकालो। बताइए मुझे क्या होगा इसका, दोनों के लिए एक्सरसाइज है ये। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। निकाला किसी ने? Yes sir. क्या क्या आया? So पहले तो इसकी लास्ट वाला जो इसका शेल है वो 2p3 होगा। आप मुझे बता दो क्या क्या n वैल्यू है, फिर हम लोग इसको करेंगे तो पता चल जाएगा। n क्या है? N2 है। n2 है। l क्या है? 1 1। और m? 4 4। 3। हाँ सॉरी 3 m3 है। और s क्या है? पॉजिटिव एक मिनट नेगेटिव -½ -½ लावण्य आप बताओ। Yes sir, मैंने यही तो बताया। अच्छा आपने बताया। साची आपने? सर अब उसने n बताया था और उसके बाद के तीनों मैंने ही बताया सर। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने मिली जुली राजनीति है। हाँ ओके ओके, टीम एफर्ट। चलिए कोई नहीं। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर, और फिर आपको खुद समझ आ जाएगा गलती कहाँ कहाँ पर हुई है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 1s2 2 3 2 टोटल 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p3, यानी जो 2p3 है वो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से, तो जो ये हो गया 5th इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6th इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 7, तो दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो अगर हमें नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करनी तो ये हो गया नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसके लिए n क्वांटम नंबर, तो n = 2 तो बिल्कुल सही है। p ऑर्बिटल में है तो l = 1 है। इन दो वैल्यू के लिए तो हमें सोचना ही नहीं होता है क्योंकि ये क्लियर कट दिख जाती है। अब हमें जो सोचना है वो m के लिए सोचना है। तो m के लिए देखो कितनी वैल्यू होंगी इसकी। m की वैल्यू होंगी -L to +L। क्लियर है? यानी -1 0 और +1। तो हम इसको यहां से दे दें कि इसके लिए -1 है m की वैल्यू, इसके लिए 0 है, और इसके लिए m की वैल्यू क्या है, +1 है। क्लियर है? Yes sir. वो ओके, +½ होगा। तो +1 है तो m की वैल्यू यहां से क्या हो गई, +1 हो गई, क्योंकि हम इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और s की वैल्यू क्या हो गई, +½ हो गई। तो ये जो दो वैल्यू है ये गलत हो गई। तो हमें इसको कैसे निकालना है, जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ कि सपोज आपसे पूछ ले कि 3d4 के लिए सारी क्वांटम नंबर्स निकालो। तो 3d4 है तो इसमें कुछ चीजों के लिए तो बिल्कुल देखना ही नहीं, जैसे n = 3 हो गया, इसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं। l = 2 हो जाएगा क्योंकि d है तो 2 हो गया। अब m के लिए हमें ड्रॉ करना होगा ऑर्बिटल। तो हमें m वैल्यू निकालने के लिए ऑर्बिटल जो है वो ड्रॉ करना होता है। तो 5 ऑर्बिटल हो गए। अब m की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेकर के +2 तक, यानी -2 -1 0 +1 और +2। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो। तो 4th इलेक्ट्रॉन विल बी द लास्ट, हमें d4 के लिए निकालना है। तो 2nd 3rd 4th, तो ये हो गया हमारा d4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी। समझ में आया गलती कहाँ हो Yes रही sir. थी? अब अगर मैं आपको बोलूं कि एल्यूमिनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप सारी क्वांटम नंबर बताओ तो क्या होगा? या चलो एल्यूमिनियम छोड़ो, आप फ्लोरीन बता दो। फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। तो फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। सर उसका N5 होगा। n क्या होगा? 5। n5 होगा। नो सर, सॉरी 2। और उसका Lb2 होगा। L2 होगा। देखो देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप फ्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर प्रैक्टिस नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो हमें पहले लिख लेना चाहिए। तो 9 क्या हो गया? 1s2 2s2 2p5। तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। p के लिए L1 होता है। क्लियर है? ओके सर। यही तो होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये p का 5 वाला ही तो होगा। अब हमें m के लिए ऑर्बिटल ड्रॉ करना होगा, तो हमने ऑर्बिटल को ड्रॉ कर दिया। तो अब m की वैल्यू L1 के लिए क्या हो जाएगी? -1 0 और +1। तो यहाँ पर हम पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, सेकंड फिल किया, थर्ड फिल किया, फोर्थ फिल किया, फिफ्थ फिल किया। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा है? दिस वन है। ये जो है ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखें तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -12। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये? यस सर। अच्छा, अगर समझ में आया है तो (4f9) के लिए सारी की सारी जो भी हैं ऑल क्वांटम नंबर्स बताइए। ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 4f9, मतलब लास्ट जो 9th इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए। N4 N4 L3 L3 M-2 M-2 और क्या वो S equals to -12. S equals to -12। सब दोनों लोग एग्री हो इससे? यस सर। देखो F में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो N और L के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है। N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है? जब हम m की वैल्यू और s की वैल्यू निकालते हैं। तो 9 है तो इसके लिए जो m वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा होगा? 9th इलेक्ट्रॉन। तो इस 9th इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें निकालना है सब कुछ। तो अब सिंपल है, देखो m क्या हो गया इसके लिए? -2 हो गया, और L क्या हो गया? सॉरी S क्या हो गया? -12। तो आप लोग की इस बार जो मिली जुली सरकार थी उसने एकदम सही निर्णय लिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अगर आपने ये सही कर लिया तो मतलब आपका ये टॉपिक जो है वो कवर अप हो गया। अब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे। ठीक है? और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कितना बड़ा। मान लो आपको 5f13 दे दिया है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं कि अरे यार 5f13 का कैसे निकालेंगे। सिंपल है, n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 3, f ऑर्बिटल में है, तो 13th इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? सीधे फिल कर दिया यहाँ पर। 3 4 5 6 7 +2। +2। ये जहां कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। तो इसके लिए जो m वैल्यू है -3 -2 0 -1 0 +1 +2 +3। तो m क्या हो गया? +2 हो गया, और s क्या हो गया? -12। पॉजिटिव। कुछ भी दियो, बिल्कुल भी घबराना नहीं। कोई भी नंबर दियो, बस अपना कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में रखना, और आपकी सारी की सारी क्वांटम नंबर जो है वो यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो अगर आप जैसे किसी भी प्रीवियस ईयर का जेई का क्वेश्चन पेपर या कुछ ऐसा उठाकर देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां पर बहुत सारे मिलेंगे। और अगर आप लोग के पास प्रदीप है तो प्रदीप में आप देखना, प्रदीप में इस तरह के क्वेश्चन कई सारे दिए हुए हैं। अच्छा, प्रदीप मिली आप लोग को? Yes sir.
मैंने आप लोग को बोला था ना प्रदीप डाउनलोड करने को, यस सर, मिल गई। मिल गई? ओके। सो प्रदीप में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सर क्वेश्चन आप दिए मुझे थे। लिंक भेज देना। अच्छा, किसको? लावण्या को भेजना है? ओके। यस सर। सो अच्छा, अब जो हमें क्या करना है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है। तो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का हमने एक हल्का सा कॉन्सेप्ट देख लिया था। वो क्या कॉन्सेप्ट था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे किस तरीके से होते हैं? स्फेरिकल, डम्बल एंड डबल डम्बल, डबल डम्बल। इरेगुलर। तो एस फॉर स्फेरिकल, तो एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल। तो ये बेसिकली जो स्फेरिकल शेप आता है, ये शेप क्या बताता है? ये शेप एक्चुअली एक बाउंड्री डायग्राम होता है। क्या हम इसको बोलते हैं? बाउंड्री डायग्राम बोलते हैं। एक्चुअली में ये शेप निकला कैसे? क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार पी का शेप डंबल शेप ही क्यों होता है, पी जो है वो स्क्वायर क्यों नहीं होता, या पी जो है वो रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता, पी जो है वो डंबल शेप क्यों होता है, इस तरह का क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि जो स्फेरिकल शेप है ये बेसिकली क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है न्यूक्लियस के पास, और उस क्लाउड को बस हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री से कवर कर देते हैं, और जो भी शेप निकलता है हम बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का शेप वो है। तो जब एस इलेक्ट्रॉन के लिए इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड के चारों तरफ एनर्जी बाउंड्री डायग्राम बनाया गया, तो देखा गया वो बाउंड्री डायग्राम कैसा रहा था? स्फेरिकल। पी के लिए जब देखा गया तो देखा गया कि दो स्फेरिकल ऑर्बिटल थे जो इस तरीके से फ्यूज हुए थे। ओके, तो इसको उन्होंने बोल दिया डबल डंबल की, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी कि वो बेसिकली क्या था कि कोई एक रीजन था जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो थी और उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम थी। तो जब उसको एक शेप दिया, जैसे नहीं कि मान लो कि ऐसा कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको ऐसे बना करके दे दिया हो, और जब आप इसकी आउटिंग करो तो आपको पता चले कि ये शेप क्या। अब हम इसकी आउटिंग करना शुरू करें तो हम इसका बाउंड्री डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, तो हम बोलेंगे अरे यार इसका शेप तो ये है। तो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चारों तरफ जब एक बाउंड्री क्रिएट की गई तो पता चला कि उसका शेप जो है वो कैसा है, तो हमें उसके शेप के बारे में पता चला। तो डंबल शेप जो है, डंबल शेप्ड होता है ये। तो पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डंबल शेप। और ये कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अलग अलग एक्सिस पे ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर ये वाई एक्सिस पे है तो हम उसको बोलेंगे पी वाई ऑर्बिटल, और जेड पे है तो पी जेड। सर ऐसा एक्स और डी वगैरह के लिए भी होता है? होता है ना। एस के लिए तो क्या होगा? एस सिंगल ऑर्बिटल होता है। एस में क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वो स्फेरिकल होता है। पी में तीन तरह के ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि उसके तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन होते हैं। ऐसे ही डी में क्या होता है? डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, अभी हमने पढ़ा था ना, 5 एम वैल्यूज होती हैं, यानी 5 ओरिएंटेशन होते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब ये कैसा होता है? इनका ओवरऑल शेप कैसा होता है? डंबल शेप, डबल डंबल। बेसिकली कैसे होते हैं? डबल डंबल। तो अब देखो इनका शेप कैसा होता है। तो ये बेसिकली 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, और एक होता है डी जेड एक्स, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये तीन एक तरह के होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, और जो दो हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। तो अगर हमें डी एक्स वाई का बनाना है शेप, तो देखो कैसे शेप बनाएंगे। हमने ये कोऑर्डिनेट्स बना लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब क्या है कि अगर हमें डी एक्स वाई बनाना है तो हम एक्स और वाई के बीच में हमारे चारों लोब्स जो हैं वो बना देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज डी एक्स वाई। अच्छा, अगर हम यही जो है वो y और z के बीच में बना दें, y एक्सिस और z एक्सिस ले लें यहाँ पर, ठीक है। x जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी इन दोनों के। तो अब जो y और z के बीच में जो आएगा वो क्या होगा हमारा? डेट विल बी डी वाई जेड। तो इनमें हमें क्या याद दिमाग में रखना है कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर लाई करती है?
इन बिटवीन द एक्सिस, कहां पर लाई करती है? इन बिटवीन द एक्सिस। ये आपके जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 45 डिग्री इंक्लाइंड, तो 45 डिग्री मतलब जस्ट बीच में होती, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है इन बिटवीन द एक्सिस। सो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां पे लाई करती है? इन बिटवीन द एक्सिस। डी वाई जेड है तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा, जेड एक्स है तो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होगा, और एक्स वाई है तो एक्स और वाई के बीच में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये कैसा होता है? तो पहली बात तो यहाँ क्लियर है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही होगा ये, तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस बना दी और ये वाई एक्सिस बना दी। अब क्या होता है, इनकी जो जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स थे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कहाँ लाई कर रही थी? इन बिटवीन द एक्सिस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर लाई करती है? ऑन द एक्सिस। कहाँ पर लाई करती है? ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस तो हम क्या कर देंगे? हम वाई पे लाई कर देंगे इसको, और एक्स पे और वाई पे। तो ये हमारा क्या हो गया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ पर है? ऑन द एक्सिस लाई कर रही है। और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? वो सिंपल होता है कि जेड एक्सिस पे ही दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, और इसका शेप जो होता है समथिंग लाइक दिस होता है। तो दिस इज डी जेड स्क्वायर, जिसमें दोनों की दोनों डेंसिटी कहाँ पर है? जेड एक्सिस पे ही है, तो इसको डी जेड स्क्वायर बोल दिया। तो ये ऑर्बिटल के शेप क्लियर हुए आप लोग को? कोई डाउट इसमें शेप में तो बताइए, मैं बता दूं आपको। नो सर। पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पर देखो, तीन सिमेट्रिकल कौन से हो गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स सिमेट्रिकल हो गए, क्योंकि ये कहां पर लाई कर रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। और ये कैसे हो गए? ये कहां लाई कर रहे हैं? ऑन द एक्सिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी डी ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन हाउ मैनी डी ऑर्बिटल्स लाई ऑन द एक्सिस, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। और अगर इन बिटवीन द एक्सिस पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा? 3। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे 5 ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल का है। अब इसमें एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछता है, जो कि आपके सिलेबस का उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज होती है, नोड पूछता है कि नोड क्या होते हैं, कितने नोड होते हैं, और नोड बेसिकली क्या होते हैं। तो नोड वो एरिया होता है जहां पर कोई भी चीज क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जैसे म्यूजिक की बात करें तो जहां पर म्यूजिक बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड, कि वो जीरो। तो नोड हमेशा किसको डिफाइन करता है? जीरो को डिफाइन करता है। ओके, तो नोड्स जो क्या होते हैं, बेसिकली नोड्स किसको डिफाइन करते हैं? नोड्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ऑर्बिटल में जीरो क्या होगा? तो ऑर्बिटल में जीरो वो एरिया होगा जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। तो नोड वो एरिया है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो है। तो अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल क्या होता है? हमारा पूरा इस तरीके से स्फेरिकल होता है, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी होती है। तो इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होता है। ठीक है? तो एस ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं? 0 नोड होते हैं। ठीक है? ऐसे ही जो आपका पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो ये डबल डंबल कैसे बनता है कि दो ऐसा ऑर्बिटल सोचो एक तरीके से फ्यूज हो गए। तो क्या हो गया कि यहां पर जो है ये एक एरिया आया, ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या है? 0 है। तो पी ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं? 1 नोड होता है। ऐसे ही अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल भी क्या है? बेसिकली इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो डी ऑर्बिटल में कितने नोड हो जाएंगे? क्योंकि दो डंबल है तो यहाँ पर 2 नोड्स हो जाएंगे, ईच नोड फॉर ईच डंबल। ये क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, तो इस तरीके से जो नोड स्पेसिफिक शेप की वजह से निकलते हैं, उन नोड्स को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड्स। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं। तो नोड्स बेसिकली जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि नोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
तो नोड्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एंगुलर नोड और एक होता है रेडियल नोड। तो देखो एंगुलर नोड किस वजह से होते हैं, एंगुलर नोड हमारे होते हैं स्पेसिफिक शेप की वजह से। जैसे हमारा एस ऑर्बिटल था वो स्फेरिकल था तो कोई भी वहां पे नोड नहीं था, पी ऑर्बिटल डंबल था तो एक नोड था, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल था तो वहां पर दो नोड्स थे। अच्छा, ये जो एंगुलर नोड होते हैं ये एल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, एल वैल्यू, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा ही था क्या था कि एस के लिए 0 थे, पी के लिए कितना था 1 था, और डी के लिए कितने थे 2 थे। तो अगर हम देखें तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला दे सकते हैं कि जो एंगुलर नोड होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एल वैल्यू के बराबर। और जो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है ये होता है n माइनस एल माइनस 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, सर रेडियल नोड एक बार। हाँ बता रहा हूँ, रेडियल नोड जो है आपका, तो जो रेडियल नोड है आपके, सॉरी रेडियल नोड जो है वो आपका हो गया n माइनस एल माइनस 1। तो कैसे रेडियल नोड्स कैसे होते हैं, तो रेडियल नोड्स निकालने का तरीका, रेडियल नोड्स मतलब अगर हम रेडियस के थ्रू बढ़े किसी भी एटम में तो कौन कौन से नोड्स हमें मिलेंगे रेडियली, मतलब अगर हम रेडियस के थ्रू डिस्टेंस पे बढ़ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। जैसे मान लो अगर हमें 3s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड निकालना है तो 3s के लिए रेडियल नोड क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 और -1। तो कितने रेडियल नोड हो जाएंगे 3s में, 2 रेडियल नोड्स हो जाएंगे। तो अगर हमें 3s का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें देखो किस तरीके का डायग्राम बनेगा इसका, ये दो नोड हमें बनाने, तो एक ऐसे ये नोड हो गया, उसके बाद फिर इस तरीके से दूसरा नोड हो गया, और फिर ये, तो ये जो है दो नोड यहाँ पर जो है वो बेसिकली आ गए। तो ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम इसको बोलते हैं। तो ये इस तरीके कर्व, तो ये नोड्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके n माइनस एल माइनस। जैसे मान लो हमें 3D में निकालना है तो 3D का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो 3D का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3D के लिए अगर हम रेडियल नोड निकालें तो कितने हो जाएंगे, n माइनस एल माइनस 1 डेट इज 3 माइनस 2 माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये इसका जो एनर्जी डायग्राम है वो इस तरीके का होता है, यानी यहाँ पर कोई भी नोड नहीं होता बीच में। क्लियर है, यस सर। और यस आपको सर। और आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। सपोज हमें 2p के निकालने, ठीक है, 2p में कितने नोड है, रेडियल नोड, ये सिर्फ जो फॉर्मूला है ये रेडियल नोड का है, और ये ग्राफ से रेडियल नोड निकलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, रेडियस हम ले लेते हैं इस एक्सिस पे। सो 2p के बारे में निकालना है तो क्या हो जाएगी, n माइनस एल माइनस 1 क्या हो जाएगा, n2 है, l1 है, और ये 1, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे 0 नोड्स हो जाएंगे। तो इसका भी कैसा जो है वो डायग्राम इस तरीके से आ जाएगा 0 नोड का। अगर हम सोचो 3p का निकालें तो 3p में कितने नोड हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 1, यानी कि 1 नोड। तो 1 नोड को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे होगा, एक नोड और दूसरे पे खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक नोड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम रेडियल नोड्स निकालते हैं। तो समझ में आया, यस सर। यस सर। अच्छा। तो हमारे पास हमने टोटल दो तरीके के नोड देखे थे, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड हमारे कितने हैं, एंगुलर नोड है हमारे n, सर एंगुलर नोड एक इज इक्वल टू मिनट l। हाँ, भाई का फोन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं वो, मैं उठा नहीं रही थी ओके अभी ओके, तक। श्योर श्योर। तो रेडियल नोड क्या हो जाएगा, n माइनस एल माइनस 1। तो देखो टोटल नोड यहाँ से कितने हो जाएंगे, अगर हम देखें तो टोटल नोड हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, l प्लस n माइनस एल माइनस 1, तो l से l कट जाएगा n माइनस 1। तो टोटल नोड अगर हम बात करेंगे तो किसके बराबर होते हैं, n माइनस 1 के, एंगुलर नोड l के बराबर, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1। इसमें कोई डाउट, नो सर। ओके।
साक्षी, लावण्या, यस सर। अच्छा फोन आपका ही आया था? नहीं सर, साची का आया था। अच्छा साक्षी का आया था। तो लावण्या आज हम लोग यहीं पर जो है क्लास को फिनिश करते हैं। तो बेसिकली ये एंगुलर नोट और रेडियल नोट था, ओके सर। ठीक है। तो ये टोटल ओके नोट अब आप लोग पढ़ लिया। अब इसके प्रदीप से क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको लगाने की सर, आप कोशिश मेरे को वो बुक का लिंक भेज देना। मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आपके पास आपने कोई जेई की बुक खरीदी है क्वेश्चंस के लिए? हाँ सर, वो मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो उस मटेरियल से भी आप देखना कि जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि क्वेश्चन हमें करते रहने हैं साथ के साथ में ही, हमें टॉपिक ओके के सर। साथ ही क्वेश्चन को खत्म करना है। तो उसको आप देखते रहिए, कोई भी जो डाउट होगा उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर हम लोग की नेक्स्ट क्लास जो है वो थर्सडे होगी। ओके सर। ओके लावण्या, थैंक यू सो मच।